अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी एंटी CAA लॉबी के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैं। जहां देखो वहीं तकरीरों में देश के मुसलमानों को CAA के बाद नागरिकता छिन जाने का डर दिखाते फिर रहे हैं। और अब इन्होंने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस मांग के साथ कि CAA संविधान की मूल भावना का विरोध करता है, लिहाजा CAA के एग्जीक्यूशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। अपनी याचिका में ओवैसी का कहना है कि CAA और NRC का आपस में जुड़ाव खतरनाक है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। CAA पर रोक लगाने को लेकर साल 2019 से ही करीब 200 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं, जिन पर सुनवाई पेंडिंग है। इसमें अब ओवैसी की पिटीशन भी शामिल हो चुकी है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले ही भड़काऊ भाईजान CAA पर जजमेंटल हो चुके हैं और अपना फैसला सुनाते नजर आ रहे हैं। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शहरियत तो नहीं लेंगे नासरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? CAA के खिलाफ कमोबेश सारी विपक्षी पार्टियां हाय तौबा मचा रही हैं, लेकिन खुद को मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा समझने वाले सीनियर ओवैसी कुछ ज्यादा ही फॉर्म में हैं। मोदी हटाओ के नारे में CAA का डर दिखाकर इमोशनल फैक्टर डाल रहे हैं, तो साथ ही साथ हर मसले को मजहबी रंग देने की अपने सियासी स्टाइल से भी बाज नहीं आ रहे। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। जुबां पर मुसलमान, इमोशन वाला कार्ड और तल्ख तेवर दिखाने वाले ओवैसी अब CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के मन में ये बात बिठाने में जुटे हैं कि मुसलमानों के लिए कानून कितना खतरनाक है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए CAA का NRC के साथ नेक्सस का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि NPR, NRC और CAA का मकसद केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई और मकसद नहीं है। CAA लागू होने से देश में अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ओवैसी लगातार लोगों को CAA पर गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर मंच से हर इंटरव्यू में बार बार कह रहे हैं कि CAA किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना,
एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा? नंबर 1। हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीएए पर मुसलमानों को भड़काने के मिशन में जुटे ओवैसी का असल मकसद क्या है? आखिर किस इरादे से ओवैसी भय, भेद और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं? सीएए की आड़ में कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? खुद ओवैसी की जबानी सुन लीजिए। अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। भड़काऊ भाषण दिया असदुद्दीन, चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। सुना आपने, खुद ओवैसी भाईजान ने ही कबूल कर लिया कि मौका चुनावी है, लिहाजा अपने तरकश से छोड़े गए भावनात्मक तीरों के सहारे वो मुस्लिम वोटर्स को मजलिस के हक में लामबंद करने के मिशन में जुटे हैं। लेकिन साथ ही झटकों से लड़खड़ाते इंडी अलायंस का खेल बिगाड़ने के लिए भी बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि ओवैसी राहुल गांधी का खेल कैसे बिगाड़ सकते हैं? अखिलेश यादव की नींद कैसे उड़ा सकते हैं? ओवैसी के दाव से तेजस्वी यादव की परेशानी कैसे बढ़ जाएगी? ममता और केजरीवाल के साथ ओवैसी कौन सा खेला कर सकते हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन मजलिस का गेम प्लान जानने से पहले ओवैसी का ये बयान सुन लीजिए। आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। किसके साथ? अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोलते? हम में काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी का इरादा तो आप जान गए, अब ओवैसी का पैन इंडिया इलेक्शन लड़ने का प्लान भी देखिए, जिसमें हैदराबादी भाईजान ने इस बार 2 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए खास प्लान बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद और औरंगाबाद के साथ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। दिल्ली में भी मजलिस की जो तैयारी देखी जा रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम दिल्ली में चुनावी दस्तक देकर सबको चौंका सकती है। देखिए, औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे, हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहां के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए ओवैसी सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं। सीएए के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं, हल्ला मचाकर कह रहे हैं कि मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मुसलमानों का वजूद खतरे में दिख रहा है। सीएए पर भड़काकर मुस्लिम वोटों को बीजेपी से दूर रखने के लिए इंडिया अलायंस के नेता जो दांव चल रहे थे, सेम दांव ओवैसी भी चल रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव में ये सारी जद्दोजहद मुस्लिम वोटों के लिए है। लेकिन ओवैसी की चाल और मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव के डर ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ओवैसी एक बड़ी सियासी मुसीबत कैसे बन सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी की 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एआईएमआईएम का मसौदा तैयार है और काफी दिनों से इंडिया अलायंस को पॉलिटिकल वार्निंग भी दी जा रही है। इसलिए बनना चाहती है क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में तीसरी बार हुकूमत ना बनने चाहे, और अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाए तो हमसे गठबंधन ना। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की एआईएमआईएम की इस धमकी के बाद सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों से ओवैसी की पार्टी सियासी करतब दिखाएगी तो अखिलेश और राहुल की उम्मीदों पर ग्रहण लग सकता है। आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर खासतौर से ओवैसी की निगाहें टिकी हैं। 2019 के चुनाव में मुसलमानों ने एसपी बीएसपी के गठबंधन को 73%, कांग्रेस को 18% वोट दिए थे। अगर ओवैसी या उनकी पार्टी यूपी के सियासी अखाड़े में अपने दम पर उतरती है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है,
तो जो भी नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का ही होगा, क्योंकि हैदराबादी भाईजान की सियासी लकीर बीजेपी का वोट तो काटेगी नहीं। बंटवारा हुआ तो वोटों का टोटा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही होगा। पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं खास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। ओवैसी सिर्फ यूपी में ही खेला नहीं करने की तैयारी में है। हैदराबादी भाईजान ने बिहार में तेजस्वी का गेम भी बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट किशनगंज पर चुनाव लड़ा था। इनमें से कई सीटें बिहार के सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। 11 सीटों पर अगर ओवैसी की मजलिस ने ताल ठोक दी तो बिहार में तेजस्वी की टेंशन बढ़ जाएगी। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी का ग्राफ पहले ही बढ़ चुका है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में भी ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी का ही किया था, जिसके कारण तेजस्वी का सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया था। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यूपी से लेकर बिहार तक ओवैसी वर्सेस विपक्ष का खेल नजर आ रहा है। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन रोकने में जुटी हैं। ओवैसी मुसलमानों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण चाहते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के पोलराइजेशन को रोकना चाहती हैं। पर इस सियासी लड़ाई में आखिरकार फायदा बीजेपी को ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार उतारने से महागठबंधन का खेल जबरदस्त तरीके से बिगड़ सकता है। बिहार के साथ साथ ओवैसी ने बंगाल और झारखंड में भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ओवैसी झारखंड की 2 से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, जो सीमांचल से लगी हुई हैं और जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा हैं। ओवैसी की मजलिस की निगाहें दिल्ली पर भी हैं। ओवैसी की पार्टी दिल्ली में भी पैर फैलाती नजर आ रही है और शायद मजलिस का ही डर है कि केजरीवाल सीएए पर असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सियासी मैदान में कांग्रेस और आप की तरफ से मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का खेल शुरू हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार के अलावा सीएए के बहाने मुद्दों को धार दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में से 3 पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी है कि वो हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 3 सीटों में उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा सीट शामिल है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में करीब 23% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सभी सीटों के मुकाबले ज्यादा हैं। पूर्वी दिल्ली में 16% और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 14% मुस्लिम वोटर्स हैं। इनके अलावा नॉर्थ वेस्ट में 10%, दक्षिण दिल्ली में 7%, वेस्ट दिल्ली में 6% और नई दिल्ली में 5% मुस्लिम मतदाता हैं। यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की सियासत में भी मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर सीधे नतीजे बदल सकते हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए सियासी तरकश से सीएए के तीर चला जा रहे हैं। भड़काऊ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि इस दांव से ओवैसी को कुछ हासिल हो या ना हो, विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मची है। डर 24 में खेला खराब हो जाने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।